हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डाल्टन के परमाणु मॉडल की कमियां या हम कह सकते हैं उसकी सीमाएं। तो ये सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो हम देखेंगे डाल्टन के या हम कैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम इसमें देखेंगे, या इसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो याद रखेंगे डाल्टन के परमाणु मॉडल में क्या बताया गया था। डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, तो परमाणु के बारे में डाल्टन ने क्या बताया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखेंगे डाल्टन ने सर्वप्रथम यही बताया कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं, समझिएगा यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब कोई भी पदार्थ होते हैं, यदि कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ को यदि विभाजित किया जाता है, विभाजित मतलब इसे तोड़ा जाता है, तो याद रखेंगे जब इसे विभाजित किया जाएगा तो हमें अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब पदार्थों को विभाजित किया जाता है तो हमें अणु प्राप्त होते हैं, और जब अणु को विभाजित करते हैं तो हमें परमाणु प्राप्त होते हैं। जब अणु को विभाजित करते हैं तो हमें परमाणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये डाल्टन ने कहा था। अब डाल्टन ने कहा कि जब परमाणु प्राप्त होते हैं तो परमाणु को विभाजित करते हैं तो परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, परमाणु को क्या कहा डाल्टन ने कि परमाणु को हम विभाजित ही नहीं कर सकते। अर्थात इसका कहने का मतलब, डाल्टन का कहने का मतलब ये था कि जो परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सबसे छोटा, यह कह सकते हैं अति सूक्ष्म कण, मतलब क्या है, डाल्टन जो परमाणु है वो क्या है, पदार्थों का सबसे सूक्ष्म कण है। ठीक है, मतलब परमाणु एक ऐसा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये पदार्थों का सबसे छोटा कण है। ठीक है, तो इसके पर लेकर डाल्टन ने बहुत सारे मतलब अपनी बातों को रखा। तो वो बातें क्या क्या हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि डाल्टन के परमाणु मॉडल, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के निम्नलिखित बातें हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी बातें हैं अब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा था, सबसे पहली बात डाल्टन ने यही कहा था कि मतलब प्रत्येक पदार्थों का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है, मतलब डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मतलब कहा था, क्या कहा था जो डाल्टन है, उन्होंने कहा था कि जो पदार्थ होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और इसी कण को, अति सूक्ष्म कण को ही हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने पहली बात बताई। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। ठीक है, परमाणु इन्होंने बताया दूसरी बात कि जो परमाणु होता है, परमाणु अविभाज्य या अविभाजित कण होता है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो अविभाजित कण होता है, मतलब परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, मतलब पदार्थों का सबसे छोटा कण जो कोई है तो वो परमाणु ही है। परंतु क्या ऐसा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस समय कि परमाणुओं के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि परमाणुओं को विभाजित किया जा सकता है। परंतु डाल्टन ने सबसे पहला परमाणु मॉडल दिया था, तो उन्होंने क्या बताया कि परमाणु अविभाजित कण होते हैं। ठीक है, अविभाज्य कण होते हैं या अविभाजित कण होते हैं। अब तीसरा क्या बताया, ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया
कि जो परमाणु होते हैं, ठीक है, समझिएगा, जो परमाणु मतलब परमाणु क्या होते हैं, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें परमाणु भाग लेते हैं, परंतु जो अणु होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होते हैं वो मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले सकते हैं, भाग, हिस्सा ले सकते हैं उसमें, ठीक है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, ठीक है। इन्होंने जो चौथा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, अर्थात जो परमाणु होंगे वो स्वतंत्र अवस्था में ही होते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे तो किसी भी परमाणु से वो क्या कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये स्वतंत्र, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट हमारा, ठीक है। पांचवा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई भी जो परमाणु होता है, ठीक है, कोई भी परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो इसका मतलब इन्होंने यही कहा, देखिए जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो मुख्य पॉइंट बताया जा रहा है। अब जैसे इन्होंने ये भी बताया था कि जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेते हैं, परंतु वो मुख्य पॉइंट नहीं है। यहाँ पे मुख्य पॉइंट जो परमाणु के बारे में बताया जा रहा है, तो मैंने परमाणु के बारे में ही केवल बताया है, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए। पांचवा इन्होंने पॉइंट ये बताया कि मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने बताया कि परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, मतलब अणु बनाते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, अणु का निर्माण करते हैं, इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो अविनाशीय होते हैं, ठीक है। सॉरी ये गिर गया, ठीक है। जो मतलब अंतिम पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु वो क्या होते हैं, परमाणु अविनाशीय होते हैं, ठीक है। मतलब परमाणु जो होते हैं वो अविनाशीय होते हैं। अब आप कहेंगे कि अविनाशीय का मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे अविनाशीय का मतलब यही होता है कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसी को हम कहते हैं अविनाशीय। तो यही कहा जा रहा है कि परमाणु अविनाशीय होते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं अर्थात परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इन्होंने बताया। तो ये छठा पॉइंट आपका हो गया। अब आते हैं 7वें पॉइंट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग मतलब यही आपको याद भी करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। वो क्या है, इन्होंने कहा था कि जो तत्व होते हैं, कोई भी तत्व होते हैं, उनमें उन तत्वों में जो परमाणु होते हैं, ठीक है, कोई भी तत्व है, तत्वों में जो उनके तत्वों के परमाणु होंगे वो गुणों में क्या होंगे, सामान्य होंगे। मतलब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि किसी तत्व के सभी परमाणु, किसी भी तत्व के सभी परमाणु क्या होंगे, सभी परमाणु गुणों में समान होंगे, ठीक है।
ये पॉइंट इन्होंने बताया था कि मतलब किसी भी तत्वों के जो सभी परमाणु होंगे, ठीक है, उन वो क्या होंगे, वो सभी परमाणु गुणों में समान होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि तत्व क्या किसे कहते हैं, तो तत्व किसे कहते हैं, जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं, एक ही जैसे जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं तो तत्वों का निर्माण करते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जब परमाणुओं का समूह मिलता है, बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो तत्व बनता है। तो यही कहा जा रहा है कि तत्वों में जो मतलब किसी भी तत्व में सभी परमाणु, मतलब जो तत्व बना है वो परमाणु से बना है, तो परमाणु किस में होंगे, तत्वों में परमाणु होंगे, तो वो सभी जो परमाणु होंगे उनमें गुणों में क्या होंगे, वो सभी परमाणु गुणों में सामान्य होंगे, मतलब उन सभी का गुण क्या होगा, सामान्य होगा। तो ये इन्होंने 6 टॉपिक इन्होंने 7 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे लिखवाया है, इसको आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले अपने पॉइंट पे, ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब हम देखेंगे डाल्टन के परमाणु मॉडल की कमियां, या हम कह सकते हैं डाल्टन के परमाणु मॉडल की सीमाएं। डाल्टन के परमाणु मॉडल या परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, या हम कह सकते हैं कमियां, ठीक है। तो इनमें डाल्टन के परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां, मतलब इनमें क्या क्या कमी थी, मतलब इनके मतलब जो परमाणु मॉडल जब डाल्टन ने दिया तो इनमें बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें कमी निकाला। जब आगे आगे उन्होंने खोज किया, ठीक है, जैसे प्रोटॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, तो इन्होंने कमियां निकाल दिया कि क्या डाल्टन ने तो कहा था कि परमाणु अविभाजित कण होते हैं, अर्थात परमाणु को तो विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। परंतु हम जानते हैं उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी तो उन्होंने कहा कि मतलब परमाणुओं में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं। तो ये सभी जब होते हैं तो अर्थात इसका कहने का मतलब है कि परमाणुओं को भी विभाजित किया जा सकता है। तो उन्होंने इस मॉडल में कमियां निकाल दी, ठीक है। तो उन कमियों के बारे में हम इसमें मतलब इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो याद रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डाल्टन के मतलब इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत या यह सिद्धांत निम्नलिखित बातों को स्पष्ट नहीं कर सका, ठीक है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं अब जानेंगे। मतलब ये जो सिद्धांत है ये निम्नलिखित बातों को स्पष्ट नहीं कर सका, उनके बातों के बारे में नहीं बता पाया कि ये कैसे होते हैं, वो कौन की मतलब वही क्या है, उनकी कमियां हैं। तो उन कमियों के बारे में हम जान लेते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से मतलब आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यदि आपको सीखने को कुछ मिला हो तो, ठीक है। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मतलब जो क्या होता है, कमेंट्स होता है, उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, हाय हेलो या जो कुछ भी मतलब जो आपको अच्छा लगा या कुछ कमी आपको दिखाई दी है तो उसको बारे में आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप क्लास 11 का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और चैप्टर मतलब वीडियो के चैप्टर वाइज एक एक करके मतलब सिलेबस जो आपके फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है तो इनको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का। आप वहां से क्लिक करके एक एक करके चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि डाल्टन के परमाणु मॉडल की कमियां, ठीक है। तो पहले इनकी कमियां क्या थी तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इनकी पहली कमियां क्या थी। इनकी पहली कमियां थी कि इन्होंने पहली कमी इनके ये थी कि एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के मतलब एक जो तत्व होते हैं उनमें परमाणु एक ही प्रकार के जो तत्वों के परमाणु होंगे उनके परमाणु भार अलग अलग क्यों होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है एग्जाम्पल से समझिएगा, ठीक है। पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि एक ही तत्वों या एक ही प्रकार के तत्वों के
परमाणुओं का परमाणु भार, ये थोड़ा सा एक ही प्रकार का नहीं होना चाहिए, एक ही तत्वों के परमाणुओं का परमाणु भार अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, तो ये इनके पहली कमियां थी। क्या बताया गया कि एक ही तत्वों के परमाणु, ठीक है, एक ही तत्वों के जो परमाणु होते हैं, एक ही तत्वों के जो परमाणु होते हैं, ठीक है, वो परमाणु उन मतलब एक ही तत्वों के जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के, ठीक है, एक ही तत्वों के परमाणुओं का जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग क्यों होता है। मतलब एक ही प्रकार, जब एक ही तत्व है और उसी तत्वों के सभी परमाणु हैं तो उनके परमाणुओं का परमाणु भार अलग अलग क्यों होता है, इसकी व्याख्या करने में वो असफल रहे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजन का ही परमाणु होता है ये 1H1, ठीक है, और इसी का एक और होता है 1H2, ये हाइड्रोजन के ही परमाणु है दूसरा, और एक और होता है हाइड्रोजन का तीसरा परमाणु ये। ठीक है, तो 1H1, ठीक है, 1H2 और 1H3 ये हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं। तो ये मतलब हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं तो इनका परमाणु भार अलग अलग क्यों होता है। परमाणु भार पर अगर नजर डालें तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, जबकि ये सभी तत्व हाइड्रोजन तत्वों के ही परमाणु हैं। तो इनके परमाणु भार अलग अलग क्यों है, जबकि इन्होंने डाल्टन ने अपने नियम में क्या बताया था कि कोई भी तत्वों के जो परमाणु होंगे वो गुणों में क्या होंगे, सामान्य होंगे। ठीक है, ये हमने सबसे नीचे आपको बताया था कि कोई भी तत्व होते हैं उनका जो परमाणु होगा उनके परमाणुओं के गुणों में क्या होंगे, परमाणु गुणों में सामान्य होंगे। तो ये भी तत्वों के परमाणु ही है ना, जब ये किस हाइड्रोजन तत्वों के परमाणु है तो ये भी ये तीनों गुणों में सामान्य होने चाहिए, परंतु क्या ये गुणों में सामान्य है, इनके परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार तो एक प्रकार का गुण ही न है, तो इनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्यों अलग है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। कौन, डाल्टन जी नहीं कर पाए जब वैज्ञानिकों ने पूछा तो। ठीक है, तो ये पहला इनका क्या था, पहला कमियां था। ठीक है, और इसका दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं, जो ऑक्सीजन होता है 8-16, ठीक है, 8-17 और सॉरी ऑक्सीजन का 8-18, ठीक है, तो ये भी इनकी कमियां थी। एक और था, ये भी ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन के भी 3 ये परमाणु थे जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अब आते हैं हम दूसरे इनके पॉइंट पे। ठीक है, दूसरी इनकी कमी ये थी कि जो परमाणु होते हैं वो आपस में संयोग क्यों करते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। मतलब जो परमाणु होते हैं, परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए कि परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, मतलब परमाणु आपस में जुड़ते ही क्यों है। ठीक है, जबकि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु आपस में जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर या मिलकर या संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, इन्होंने अपने मॉडल में बताया था। परंतु इसकी यहाँ पे पूछा गया कि परमाणु जुड़ के तो अणु बनाते हैं, परंतु परमाणु जुड़ते ही क्यों है, इसकी व्याख्या अगर इनसे पूछा गया कि ये क्यों जुड़ते हैं तो इनकी व्याख्या ये नहीं कर पाए। ठीक है, परंतु इस में तो हम बता सकते हैं ना कि परमाणु आपस में क्यों जुड़ते हैं। तो हम, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो ये याद रखेंगे, परमाणु इसलिए आपस में जुड़ते हैं क्योंकि कोई भी परमाणु है वो मतलब क्या करता है, वो संतृप्त होना चाहता है। वो उनके जो अंतिम कक्षक होते हैं, वो अंतिम कक्षक क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों से वो चाहता है कि भरे रहें, मैं संतृप्त हो जाऊं, ये कोई भी परमाणु चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, दूसरे परमाणुओं से संयोग करके और संतृप्त हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी भी व्याख्या करने में असफल रहे कि परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी तीसरी कमियां पे। ठीक है, तो तीसरी ये कमी थी कि कोई भी तत्व होता है, तत्वों के जो परमाणु होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं, तो उनके जो परमाणुओं के गुण अलग अलग क्यों होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है, समझिएगा, मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुण अलग अलग क्यों
होते हैं। ठीक है, ये तीसरी इनकी कमियां थी। मतलब तीसरी इनकी कमियां वैज्ञानिकों ने पूछा कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं उन वो गुणों में अलग अलग क्यों होते हैं। मतलब अलग अलग जो तत्व होंगे, बहुत सारे तत्व हैं, तो अलग अलग जो मान लेते हैं 2 तत्व हैं, उनके जो परमाणु होते हैं वो गुणों में आपस में सामान्य क्यों नहीं रहते हैं। ठीक है, जबकि डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु होते हैं पदार्थों का सबसे छोटा कण होता है। तो कोई भी तत्व है, 2 अलग अलग तत्व ही हैं, तो इन तत्वों का सबसे छोटा कण परमाणु होगा, तो वो जो परमाणु होगा वो दोनों में तो सामान्य होने चाहिए ना। जैसे आपसे कहा जाए कि आपका एक घर है, घर में क्या है, आपका रूम भी है और आपके किचन भी है, बाथरूम भी है, तो इनमें क्या कैसे बना है ये, तो ये ईंट से बना है, इनमें मुख्यतः ईंट लगा है। तो जो ईंट होता है वो अगर मान लेते हैं रूम में भी आपके लगे हैं, आपके किचन में भी लगे हैं, तो उन दोनों ईंटों को मतलब तोड़ लिया गया और एक किनारे रख दिया गया और आपको बुलाया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन ईंट आपके रूम में लगा था और कौन सा ईंट आपके जो किचन में लगा था। तो क्या आप देख कर बता पाएंगे, क्यों देख के बता पाएंगे कि कौन सा ईंट रूम में लगा था और कौन सा ईंट जो कमरे जो होता है आपके किचन में लगा था। तो आप नहीं बता सकते क्योंकि आप देखे नहीं है तोड़ते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईंटें हैं वो सामान्य हैं, चाहे आपके रूम में से निकले हो चाहे आपके किचन से निकले हो। ऐसे ही जब 2 तत्व हैं तो दोनों तत्वों के जो परमाणु होंगे वो आपस में सामान्य होने चाहिए ना। भले ही वो अलग अलग तत्वों से निकले हैं परंतु वो जो परमाणु हैं वो तो सामान्य होने चाहिए। ठीक है, तो जब सामान्य हैं तो उनके गुण क्यों अलग अलग हैं, इसकी व्याख्या करने में वो असफल रहे। कौन, जो होते हैं डाल्टन, जिन्होंने नियम दिया। तो ये जो वैज्ञानिकों ने पूछा कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो गुणों में अलग अलग क्यों होते हैं, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अब आते हैं इनके चौथे पॉइंट पे। ठीक है, तो इनकी चौथा पॉइंट ये था कि जो परमाणु होते हैं, ठीक है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब परमाणु होते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं जबकि अणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। लगता है मैंने उसमें लिखवाया था कि जो सॉरी उसमें शायद मैंने परमाणु मॉडल में लिखवाया था कि जो होते हैं परमाणु वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। नहीं, परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ठीक है, और परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जबकि अणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे कहा जाता है, उसमें जो डाल्टन जी हैं वो अपने नियम में क्या बताए थे, परमाणु मॉडल में उन्होंने बताया थे जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। तो इनसे पूछा गया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहते हैं, आखिर परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहते हैं। तो इसकी भी व्याख्या करने में वो असफल रहे हैं। जो डाल्टन है ये इनकी भी व्याख्या नहीं कर पाए कि परमाणु आखिर स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहता है। ठीक है, इसका कोई कारण होगा ना कि स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहता है, तो इनकी भी व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं जो कि 5वां इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कमी है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। इन्होंने पूछा कि जो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, इन्होंने अपने मॉडल में बताया था कि जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। ये हमने जो मॉडल है उसमें लिखवाया था। ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा, वैज्ञानिकों ने इनसे ये पूछा कि परमाणु आपस में मतलब जुड़ते ही क्यों है। ठीक है, परमाणु आपस में जुड़ते ही क्यों है, इसकी भी व्याख्या वो नहीं कर पाए कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु, ठीक है, जो यहाँ पे मैं लिखवा ही दिया हूँ। ठीक है, कि परमाणु आपस में संयोग ही क्यों करते हैं, संयोग क्यों करते हैं, इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाए। और एक और अंतिम पॉइंट होता है कि परमाणु आपस में संयोग करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, पर किस बल द्वारा जुड़ते हैं, किस बल मतलब वहाँ पे कौन सा बल लगता है, ये उन्होंने नहीं बता पाए कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु आपस में किस बलों द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाए कि परमाणु आपस में किस मतलब किन बलों द्वारा जुड़ते हैं। जो मतलब परमाणु आपस में जुड़ते हैं पर वहाँ पे कौन सा बल लगता है, तो इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाए। परंतु इस समय तो हम जानते हैं ना कि परमाणु आपस में किन बलों द्वारा जुड़ता है, तो नहीं जानते होंगे तो याद रखेंगे परमाणु आपस में रासायनिक बंध या रासायनिक बलों द्वारा आपस में जुड़ते हैं। अब रासायनिक बल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दुर्बल वांडर बल हो सकता है, हाइड्रोजन बंध हो सकते हैं और भी बहुत सारे बंध है। ठीक है, यह बल है जो जिसके कारण क्या करते हैं, परमाणु आपस में जुड़ते
हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि परमाणु मॉडल क्या होता है और परमाणु मॉडल की कमियाँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि आपको मतलब अच्छे से समझ में आया है और अच्छे से इसको मतलब सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर मतलब हाय, हेलो या कुछ भी आप मतलब ये भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कुछ कमी दिखाई दी है तो उसे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आप बता दीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि मतलब बता दें। ठीक है, 1 मिनट ही लगेगा, एक या कह सकते हैं 30 या 20 सेकेंड लगेगा, तो आप बता सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि बताने से पहले मैं यही कहूँगा कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत मतलब हेजिटेशन होती है समझाने में भी और बोलने में भी, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि शुरुआती में थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप मतलब बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो इसके वजह से मैं थोड़ा बहुत अपने में कुछ सुधार करूँगा जो मुझे कमियाँ दिखाई देंगी आप में। ठीक है, तो इसके बारे में आप सोचिएगा। ठीक है, और अंतिम पॉइंट यही बोलूँगा कि मतलब आगे मतलब अच्छे से आपको क्लास 11 का पढ़ाई करना है चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का। अब उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और यदि कोचिंग या स्कूल में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।